So today I'm starting with some important MCQs on general knowledge and current affairs which are relevant to NPCC HR examination. Okay, and so moving to question number 1, Roadmap 2030, right? Roadmap 2030 is one initiative which was in news recently, has been adopted by India with which country? किस कंट्री ने रोड मैप 2030 का इनिशिएटिव लिया है इंडिया के साथ मिलकर? ओके, तो वी हैव गिवन दिस 4 ऑप्शंस और हमारा जो आंसर होगा यहाँ पर वो क्या होगा? हमारा आंसर होगा पॉइंट नंबर सी, यूके. ठीक है, यूके और इंडिया का कोलैबोरेशन है, राइट, इन रोड मैप 2030. और इसमें ये जो कोलैबोरेशन है ये वर्चुअल हुआ था, राइट? एक वर्चुअल बायलैटरल मीट हुई थी बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर कौन है? बोरिस जॉनसन. आपको पता होगा, राइट? तो इन दोनों ने कोलैबोरेट करके रोड मैप 2030 को अडॉप्ट किया. इसमें क्या क्या होगा? इसमें क्या होगा? द टू लीडर्स प्लेस्ड टू एलिवेट दिस रोड मैप इनटू अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप. ये एक तरह का पार्टनरशिप है बिटवीन इंडिया एंड यूके. उसमें क्या क्या होगा? उस पार्टनरशिप का फायदा होगा, पहले तो हमें ट्रेड में फायदा होगा. एंड इनहैंस ट्रेड पार्टनरशिप वाज आल्सो अनाउंस्ड बाय द टू लीडर्स अलोंग विद एन इंटेंट टू फॉर्म अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जिसमें कि ट्रेड के रेगुलेशंस को सिंप्लीफाई किया गया है बिटवीन इंडिया एंड यूके. The areas for further expanding and deepening bilateral cooperation, including people-to-people relationship, okay, trade and prosperity, defense में, security में, climate action, healthcare, COVID के cases में भी, as per official release from Ministry of External Affairs. Ministry of External Affairs ने बताया है कि इन सारे areas में भी further cooperation होगा in Roadmap 2030 program, okay, between India and UK. ये recent न्यूज है ऑफ अराउंड मार्च 2021 की न्यूज है ये. ओके, नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2, विच स्पेस एजेंसी, कौन सी स्पेस एजेंसी है विच हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ न्यू बैच ऑफ 60 स्टारलिंक इंटरनेट सैटेलाइट्स इनटू ऑर्बिट. ओके, कौन सी स्पेस एजेंसी ने 60 इंटरनेट सैटेलाइट्स, 60 इंटरनेट सैटेलाइट्स जिनको स्टारलिंक सैटेलाइट्स कहा जाता है, उनको लॉन्च किया है ऑर्बिट में? कौन सी ऐसी सैटेलाइट एजेंसी है? तो यहाँ पर एक प्राइवेट सैटेलाइट एजेंसी का नाम आएगा जिसका नाम है स्पेसएक्स. ठीक है, स्पेसएक्स के ओनर कौन है ये भी आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि स्पेसएक्स न्यूज में है अभी. तो स्पेसएक्स के ओनर के बारे में भी पूछा जा सकता है और इसके ओनर है एलॉन मस्क. ओके, so Elon Musk owned SpaceX recently launched a new batch of 60 Starlink internet satellite into orbit, okay, on board on its Falcon 9 rocket. तो जिस रॉकेट में इन 60 सैटेलाइट्स को लोड किया गया था, राइट, जो रॉकेट ने 60 सैटेलाइट को लोड करके ऑर्बिट में लॉन्च किया वो सैटेलाइट था फैल्कन 9 रॉकेट. वो रॉकेट था फैल्कन 9 रॉकेट. ओके, और स्टारलिंक यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? स्टारलिंक का मतलब है यहाँ पे जो सैटेलाइट नेटवर्क है इसको स्टारलिंक बोलते हैं. ठीक है, और ये मई 9 को रिलीज किया गया था, मई 9 2021. ओके, एंड मार्किंग द कंपनी 10th लॉन्च ऑफ द ईयर. इस साल का स्पेसएक्स का इस जगह से लॉन्च हुआ था एट केप कैनवेरल स्पेस फोर्स स्टेशन इन फ्लोरिडा. इट सक्सेसफुली लैंडेड एट सी फॉर द 7th टाइम. और जब ये इन 60 स्टारलिंक सैटेलाइट को जब लॉन्च किया गया था ऑर्बिट में तो इनफैक्ट दे वर विजिबल आल्सो, राइट, और वो एक लीनियर स्ट्रिंग की तरह 60 स्टारलिंक सैटेलाइट्स विजिबल थे स्टार में फॉर सम टाइम. दोज people who love to stargazing, they were able to see this visible array of satellites, right? Question number 3,
विच इंडियन एयरपोर्ट वॉज ऑनर्ड, कौन से एयरपोर्ट को ऑनर दिया गया था द रोल ऑफ एक्सेलेंस इन एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी, एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी में द रोल ऑफ एक्सेलेंस का ऑनर किस एयरपोर्ट को दिया गया था, ठीक है, रिसेंटली बाय एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल। ओके, तो ACI एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ऑनर किया था रोल ऑफ एक्सेलेंस इन एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी पे, और कोचिन इंटरनेशनल के जो अभी करंट एमडी है वो कौन है, ही इज मिस्टर एस सुहास। ओके, मिस्टर एस सुहास इज द MD ऑफ कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, इट इज रिलेटेड टू जनरल नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स। नेक्स्ट, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4, हु इलेक्ट्स मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा के मेंबर्स को कौन इलेक्ट करता है, सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट, पॉइंट नंबर ए विल बी आवर आंसर। नॉट स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेंबर ऑफ लोकसभा तो बिल्कुल भी नहीं होगा, गलत ऑप्शन है। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स होते हैं, जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, वो अल्टीमेटली इलेक्ट करते हैं राज्यसभा के मेंबर्स को। ओके, हु इन्वेंटेड जेट इंजन, जेट इंजन को किसने इन्वेंट किया था, ठीक है। जेट इंजन होता क्या है, जेट इंजन एक तरह का इंजन होता है, राइट, जिससे सिंपली प्लेन मूव करते हैं या कोई भी चीज मूव करती है, राइट। तो जेट इंजन से क्या होता है, एक थ्रस्ट जनरेट होता है। कैसे ये थ्रस्ट जनरेट होता है, क्योंकि इसके बैक से, जेट इंजन के बैक से थ्रस्ट जनरेट होता है और उसके बैक में हॉट एयर और गैसेस रिलीज होते हैं, और जो थ्रस्ट जनरेट होता है उससे जो फ्रंट में जो भी प्लेन होता है वो फास्टली मूव करके रिलीज होता है, राइट। तो ये होता है जेट इंजन, और इसका इन्वेंशन किया था सर फ्रैंक व्हाइट ने, राइट। इट बेसिकली इज एन इंजन व्हिच मेक्स प्लेन फ्लाई by pushing a current of hot air and gases at the back, okay, and generating thrust, discharging a fast moving jet. Okay, question number 6, when is National Science Day celebrated? National Science Day कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसमें हमारा आंसर होगा पॉइंट नंबर ए 28 फरवरी। ये दिन जो 29 फरवरी से ठीक पहले I mean 29 फरवरी जो कभी लीप ईयर में आता है, तो उसके ठीक पहले 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इज लोकेटेड एट विच आइलैंड? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ओके, ये किस आइलैंड पर लोकेटेड है? लौह पुरुष की जो यूनिटी है वो किस आइलैंड पर लोकेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा साबू बेट आइलैंड। साबू बेट आइलैंड पर ये लोकेटेड है। ओके, साधु बेट आइलैंड होगा इनफैक्ट। ये जो साधु बेट आइलैंड है वो कहाँ पर है? साधु बेट आइलैंड इज इन द नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर पर है। ओके, अप्रोक्सीमेटली 3.5 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम फ्रॉम द फेमस सरदार सरोवर डैम इन गुजरात। गुजरात में सरदार सरोवर डैम के पास स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लोकेटेड है। तो वहां पर एक आइलैंड है, उस पर लोकेटेड है, और वो आइलैंड नर्मदा रिवर पर है, और उस आइलैंड का नाम है साधु बेट आइलैंड, राइट। झूमिंग प्रैक्टिस्ड इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इज अ फॉर्म ऑफ, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में झूमिंग एक प्रैक्टिस होता है, बहुत पॉपुलर है। वो क्या है? वो एक तरह का एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है, डांसिंग प्रैक्टिस है, कोई फेस्टिवल है या वहां का, या नन ऑफ दिस। तो हमारा आंसर होगा एग्रीकल्चर, ठीक है। झूमिंग जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को ही हम झूमिंग बोलते हैं। ये लोकल नेम है झूमिंग। झूम और झूम कल्टीवेशन इज ए लोकल नेम फॉर स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को ही स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर यहाँ पर बोला गया है। प्रैक्टिस बाय ट्राइबल ग्रुप्स इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया लाइक अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, राइट। तो वहां पर जो एग्रीकल्चर होता है वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं वो लोग। जब एक लैंड इनफर्टाइल होती है, दे बर्न इट एंड देन दे मूव टू अदर फर्टाइल लैंड फॉर डूइंग एग्रीकल्चर, राइट। क्वेश्चन नंबर 9, हु डेवलप्ड द फर्स्ट एवर वैक्सीन? सबसे पहला वैक्सीन किसने डेवलप किया था और कब किया था? ठीक है,
तो सबसे पहला वैक्सीन, फर्स्ट एवर वैक्सीन वाज डेवलप्ड बाय एडवर्ड जेनर. पॉइंट नंबर ए विल बी आवर आंसर. एंड दिस वाज फॉर द डिजीज स्मॉल पॉक्स. स्मॉल पॉक्स के लिए इस वैक्सीन का इन्वेंशन हुआ था. एडवर्ड जेनर इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ वैक्सीनोलॉजी. आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वैक्सीनोलॉजी का फाउंडर कौन है, फादर कौन है. तो आवर आंसर विल बी एडवर्ड जेनर. कब? 1796 में, इतना पहले, अराउंड 125 years back, after he inoculated मतलब vaccinated a 13-year-old boy with vaccinia virus, cowpox, and demonstrated immunity to smallpox. वहां पर उन्होंने एक 13 साल के लड़के को वैक्सीनेट किया था और इम्यूनिटी डेमोन्स्ट्रेट किया था अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स इन 1798. उसके ठीक 2 साल के बाद सबसे पहले स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन को डेवलप किया गया था. ओके, नेक्स्ट, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10. थॉमस कप इज रिलेटेड टू विच स्पॉट? ओके, तो ये भी इजी क्वेश्चन है. थॉमस कप किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है बैडमिंटन से. पॉइंट नंबर ए विल बी आवर आंसर. क्वेश्चन नंबर 11. हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ये सभी हमारे एनपीसीसी के जनरल नॉलेज के सिलेबस में है, राइट? तो हमें ये सारे डेटा का भी आइडिया होना चाहिए. तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, हु वाज हिम? इट वाज डब्ल्यू.सी. बैनर्जी. डब्ल्यू.सी. बैनर्जी थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट प्रेसिडेंट. और ये फर्स्ट प्रेसिडेंट कब बने थे? 1885 में. इंडियन नेशनल कांग्रेस इतना पुराना है, 1885. ठीक है. उसके बाद 1886 में दादा भाई नौरोजी, ये भी बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट. 1886 में बने थे. उसके बाद फिरोज शाह मेहता भी बने थे 1890 में. फिरोज शाह मेहता, राइट? तो इस तरीके से इतने बहुत सारे लोग थे. एंड आवर आंसर विल बी पॉइंट नंबर 8, डब्ल्यू.सी. बैनर्जी. द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट इज द बायोग्राफी ऑफ. किसने लिखा है ये बुक, द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट? तो इसका आंसर होगा पॉइंट नंबर ए, पुलेला गोपीचंद. ओके, पुलेला गोपीचंद जी ने ये बायोग्राफी ली थी. बैडमिंटन, फेमस बैडमिंटन प्लेयर एंड कोच, राइट? तो जिन्होंने अभी जो हमारी बैडमिंटन प्लेयर है साइना नेहवाल, उन सबको ट्रेन किया है. द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट इज अ बायोग्राफी ऑफ बैडमिंटन प्लेयर एंड करंट चीफ नेशनल कोच फॉर द इंडियन नेशनल बैडमिंटन टीम, पुलेला गोपीचंद. He is one of the few legendary sportsmen awarded almost all the prestigious awards. इन्हें बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं. कौन कौन सा अवार्ड मिला है? अर्जुना अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड एंड राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार अवार्ड. Further, he was also awarded Padma Bhushan in 2014. Okay, to Pulela Gopichand. Question number 13. The outermost layer of atmosphere is called. ठीक है, environment, biology, ये सारे कुछ हमारे सिलेबस में है. The outermost layer of atmosphere को क्या बोला जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा एक्सोस्फेयर. ओके, जो अर्थ है, राइट? अर्थ के सबसे ऊपर की जो सबसे पहली लेयर है उसे क्या बोला जाता है? द फर्स्ट लेयर इज कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर. ओके, एंड द नेक्स्ट लेयर अबव ट्रोपोस्फेयर इज कॉल्ड स्ट्रेटोस्फेयर. उसके ऊपर की जो लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर आती है मेसोस्फेयर. एंड सबसे ऊपर कौन सी लेयर आती है? एक्सोस्फेयर. ठीक है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर. और अगर आपसे पूछा जाए कि ओजोन गैस, ओजोन लेयर किस एटमॉस्फेरिक लेयर में है, तो आपका आंसर क्या होगा? स्ट्रेटोस्फेयर. ओजोन इज फाउंड इन स्ट्रेटोस्फेयर. स्ट्रेटोस्फेयर जो है उसका एल्टीट्यूड कितना है? अराउंड 10 to 50 किलोमीटर्स. ठीक है, अराउंड 10 to 50 किलोमीटर्स. 1 to 10 किलोमीटर्स, अराउंड 1 to 8 किलोमीटर्स है ट्रोपोस्फेयर. उसके बाद है स्ट्रेटोस्फेयर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 14. Who is the mascot for 2020 टोक्यो ओलंपिक्स? अभी 2021 टोक्यो ओलंपिक्स नहीं आया है. आपसे पूछा अगर जाएगा तो 2020 टोक्यो ओलंपिक्स का मास्कट के बारे में ही पूछा जाएगा. ठीक है, तो मास्कट क्या होता है?
मास्कट एक रिप्रेजेंटेशन होता है फॉर वेलकमिंग द गेस्ट, राइट, एंड फॉर displaying the idea, the theme of the Olympics game, right? तो इसमें जो मास्कट थे वो कौन थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा मिराई टोवा। मिराई टोवा जो थे, मिराई टोवा इज द मास्कट। मिराई टोवा एक कार्टून कैरेक्टर की तरह दिखता है, ठीक है, और मिराई टोवा जो वर्ड है वो 2 लेटर से बना है। मिराई का मतलब क्या होता है? मिराई का मतलब होता है फ्यूचर, ठीक है, मिराई का मतलब हो गया फ्यूचर, एंड टोवा का मतलब होता है इटर्निटी। टोवा का मतलब क्या हो गया? इटर्निटी। तो इसका एक ये सिंबल है दैट जो पीपल यहाँ पर आएंगे टोक्यो ओलंपिक्स का जो फ्यूचर है वो टिल इटर्निटी तक रहे, टिल इटर्निटी तक इसकी इंपॉर्टेंस रहे, टिल इटर्निटी तक ये एग्जिस्ट करे, राइट, मिराई टोवा। और इसके साथ ही मैं एक और इंफॉर्मेशन यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, वो है 2020 पैरालंपिक्स टोक्यो। टोक्यो में 2020 टोक्यो ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज हो रहा है और 2020 पैरालंपिक्स टोक्यो ओलंपिक्स भी ऑर्गेनाइज हो रहा है, ठीक है, और उसका जो मैस्कट है वो है सोमाइटी, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है मिराई टोवा में और सोमाइटी में। सोमाइटी इज फॉर पैरालंपिक गेम्स मैस्कट, ओके। इट्स नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम द पॉपुलर चेरी ट्री वेराइटी सोमाइशिनो एंड द इंग्लिश फ्रेज सो माइटी, ठीक है। पैरालंपिक्स लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है सोमाइटी, और सो माइटी भी इसे कहा जा सकता है। ये भी एक एनिमेटेड कैरेक्टर है जिसकी लार्ज आईज होती हैं। इट इज समटाइम्स डिपिक्टेड इन अ व्हीलचेयर, ओके। तो सोमाइटी और मिराई टोवा ये दोनों आपको समझना है और दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, राइट। 15. The inscription of Ashoka were deciphered by Indian culture is also in our NBCC HR syllabus for general knowledge, right? तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका को किसने डेसिफर किया था, ठीक। अशोका के जो स्तंभ है, स्तंभ में बहुत सारे छोटे बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस हैं और ये ऑल ओवर इंडिया फाइंड आउट किए गए हैं। तो उनको फाइंड आउट किया, उनको डेसिफर किया, उनको ढूंढा किसने, समझा किसने, जेम्स प्रिंसेप जी ने, ठीक है। उसके बारे में हम लोग देखेंगे। द इंस्क्रिप्शंस फाउंड इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया वेर रिटन इन मगधी प्राकृत। मगधी प्राकृत में लिखा हुआ था यूजिंग ब्राह्मी स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट कौन सा था? ब्राह्मी। वाइल प्राकृत यूजिंग द खारोष्टी स्क्रिप्ट। मगधी प्राकृत ब्राह्मी में था और प्राकृत खारोष्टी स्क्रिप्ट में था। ग्रीक एंड एरामिक वेर यूज्ड इन द नॉर्थ वेस्ट में ग्रीक और एरामिक लैंग्वेज यूज किया हुआ था। These epics were deciphered by British archaeologist and historian James Prinsep. जेम्स प्रिंसेप जी ने इन लोगों को डेसिफर किया था, इन सारे स्क्रिप्ट को, ओके। क्वेश्चन नंबर 16, कैपिटल्स, कंट्रीज एंड कैपिटल से ये क्वेश्चन है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ओमान? तो ओमान का कैपिटल होगा मस्कैट। पॉइंट नंबर ए विल बी आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, which of the following is correctly matched? कौन सा करेक्टली मैच्ड है इसमें, ठीक है। तो बीसीजी क्या होता है? बीसीजी एक तरह का वैक्सीन है, राइट, और वो वैक्सीन किसके लिए होता है? टीबी के लिए, फॉर ट्यूबरकुलोसिस। तो पॉइंट नंबर ए इज नॉट करेक्टली मैच्ड, राइट। बीसीजी इज फॉर ट्यूबरकुलोसिस। एटीएस क्या होता है? एटीएस एक तरह का इंजेक्शन होता है, राइट, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एंटी टेटनस सेरम, right? So ATS is for tetanus. This is anti-tetanus serum. So this is also not matching since tuberculosis is written here. In fact, these two are written other way around. Okay. फिर मलेरिया आ गया का है क्लोरोक्विन। तो ये बिल्कुल सही है। क्लोरोक्विन इज अ ड्रग विच इज यूज्ड टू ट्रीट मलेरिया। उसके बाद है स्कर्वी एंड दियामिन। तो जो दियामाइन होता है वो दियामाइन किसे कहते हैं? हम एक जो विटामिन B1 होता है, विटामिन B1 ही को ही हम दियामाइन कहते हैं, राइट। और स्कर्वी एक तरह का डिजीज है विच हैपेंस बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज होता है। इसलिए नाउ वी कैन सी आवर आंसर विल बी पॉइंट नंबर
C. Malaria and chloroquine. Who issues 1 rupee note in India? इंडिया में 1 रुपी नोट को कौन इश्यू करता है? दिस इज फ्रॉम इकोनॉमी यूनिट. ठीक है, तो जितने भी करेंसी नोट्स आप देखते हैं, जितने भी न्यू करेंसी नोट्स अभी आए हैं, उसके पहले भी जितने भी करेंसी नोट्स है, वो सारा कौन इश्यू करता है? इट इज द पर्पज ऑफ आरबीआई, राइट. लेकिन जहां पर 1 रुपी नोट की बात आती है, 1 रुपये का नोट हमेशा से ही कौन इश्यू करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट. All other currency notes except 1 rupee note are issued by RBI, right? ये आपको हमेशा याद रखना है. क्वेश्चन नंबर 19. डिवैल्यूएशन ऑफ अ करेंसी मीन्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. कोई करेंसी अगर हम कह रहे हैं डिवैल्यूएट हो गई है, ठीक है, इसकी वैल्यू घट गई. डिवैल्यूएशन लिटरल मीनिंग तो यही है कि करेंसी का वैल्यू घट जाना. तो करेंसी का वैल्यू घट जाना का क्या मतलब होता है और इसका इम्प्लीकेशन, इकोनॉमिकली इम्प्लीकेशन क्या होता है, दैट वी विल सी. पॉइंट नंबर ए, रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ करेंसी. ये बिल्कुल वही लिखा हुआ है जो डिवैल्यूएशन का मीनिंग है. ठीक है, रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ करेंसी विज़ मेजर इंटरनेशनली ट्रेडेड करेंसीज. तो पॉइंट नंबर ए तो हमारा करेक्ट है, ये हमें मिल गया. नेक्स्ट, परमिटिंग द करेंसी टू सीक इट्स वर्थ इन इंटरनेशनल मार्केट, ऐसा कुछ भी नहीं है, इररिलेवेंट सेंटेंस है, परमिट करने की कोई बात ही नहीं आती. फिक्सिंग द वैल्यू ऑफ करेंसी इन कंजक्शन विद द मूवमेंट इन द वैल्यू ऑफ बास्केट ऑफ प्री डिटरमाइंड करेंसीज, नो. फिक्सिंग द वैल्यू ऑफ करेंसी, हम वैल्यू करेंसी की वैल्यू को फिक्स करते ही नहीं है. यहाँ पर करेंसी की वैल्यू को फिक्स करने की बात आती ही नहीं है, चाहे जो कुछ कोई भी मैटर हो. डिवैल्यूएशन मतलब क्या होता है कि वैल्यू ऑफ द करेंसी फॉल्स, इसका. ठीक है, तो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, बहुत सिंपल टर्म्स में अगर मैं बताऊं तो अगर एक डॉलर का वैल्यू अगर अभी 70 रुपीज है, ठीक है, तो अगर करेंसी डिवैल्यूएट हो जाएगी तो डॉलर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 75 रुपीज सपोज, क्योंकि रुपए का वैल्यू घट गया. तो द अमाउंट ऑफ थिंग्स विच वी यूज टू गेट इन ₹70, तो क्योंकि रुपये का वैल्यू घट गया है, द सेम अमाउंट ऑफ थिंग्स वी विल बी गेटिंग इन ₹75, राइट. तो जब करेंसी की वैल्यू घटेगी तो यही होगा, इन $1 वी विल बी गेटिंग the $1 will be equivalent to ₹75. ठीक है, तो अगर ऐसा होगा तो इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा? इसका इम्प्लीकेशन ये होगा कि डोमेस्टिक रेसिडेंट विल फाइंड इम्पोर्ट एंड फॉरेन ट्रैवल मोर एक्सपेंसिव, राइट. हमारा रुपी का वैल्यू बढ़ गया है, इसे कहते हैं रुपी एप्रिशिएट भी हो गई है. ठीक है, रुपी का वैल्यू घट गया है, सॉरी. $1 is now 75. तो if we go to other country, ठीक है, if we order things from other country, if we are involved in imports or we are involved in foreign travel, तो हमें ज्यादा रुपी देना पड़ेगा, राइट. प्रीवियसली कम रुपी देना पड़ता, अभी ज्यादा रुपी देना पड़ रहा है क्योंकि करेंसी डिवैल्यू हो गई है. लेकिन हमारा जो एक्सपोर्ट होगा, हाउएवर डोमेस्टिक एक्सपोर्ट विल बिकम चीपर. डोमेस्टिक एक्सपोर्ट चीप हो जाएंगे अगर वी आर सेंडिंग गुड्स फ्रॉम इंडिया, राइट. वी आर सेंडिंग गुड्स फ्रॉम इंडिया एंड इन टर्न वी आर गेटिंग डॉलर्स. ठीक है, हम इंडिया से कुछ चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हैं एंड वी आर गेटिंग डॉलर्स इन रिटर्न ऑफ दोस. तो डॉलर का जब रुपये में कन्वर्जन होगा तो ऑब्वियसली हमें ज्यादा पैसे मिलेंगे, राइट. इसीलिए कहते हैं कि जो एक्सपोर्ट है वो चीपर हो जाता है. ठीक है, आई होप इट्स क्लियर द डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी मीनिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20. Which of the following books have been written by विक्रम सेठ? विक्रम सेठ ने कौन सी बुक लिखी है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा अ सुटेबल बॉय, राइट. अ सुटेबल बॉय हैज बीन रिटन बाय विक्रम सेठ. इस पर अभी सोशल मीडिया में यू कैन सी अ ड्रामा आल्सो ऑन दिस बुक, ऑन दिस राइटिंग. ड्रामा भी अवेलेबल है सोशल मीडिया पर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21. बहुत ही फेमस पोएम का लाइन है इनफैक्ट. हु रोट द लाइन अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर? कुछ लोगों ने इसे स्कूल में पढ़ा भी होगा, इस पोएम को, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर. इसका राइटर कौन थे इस पोएम के? और इनके जो राइटर थे वो थे जॉन कीट्स. जॉन कीट्स ने इस पोएम को लिखा था, राइट. क्वेश्चन नंबर 21. The world famous Khajuraho scriptures are located in.
जो खजुराहो के स्कल्पचर्स है वो किस स्टेट में लोकेटेड है, राइट? तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में खजुराहो को स्कल्पचर्स हमें मिलते हैं। द खजुराहो ग्रुप्स ऑफ मॉन्यूमेंट्स in Khajuraho is a town in Indian state of Madhya Pradesh located in छतरपुर डिस्ट्रिक्ट। मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में हमें खजुराहो के स्कल्पचर मिलते हैं, which is about 620 kilometers from New Delhi, are one of the most popular tourist destination in India, right? Okay. Question number 23, बद्रीनाथ, जो 4 धाम है उसमें से एक बद्रीनाथ भी है इंडिया में। तो बद्रीनाथ कौन से रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है, राइट? गंगा, यमुना, अलकनंदा या सरस्वती? कौन सा बैंक के रिवर पे बद्रीनाथ सिचुएटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अलकनंदा, राइट? सी, बद्रीनाथ थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है। इट इज सिचुएटेड इन कुमाऊं हिमालयस अलोंग द हेड स्ट्रीम ऑफ गंगेस रिवर एट एन एलिवेशन ऑफ अबाउट 10,000 feet, which is approximately 3,000 meters. 3,000 meters के एलिवेशन पे बद्रीनाथ सिचुएटेड है, राइट? और इसका लोकेशन का एग्जैक्ट यहाँ पर दिया हुआ है। इट इज लोकेटेड अलोंग ट्विन माउंटेन रेंज, 2 माउंटेन रेंज है उसके बीच में लोकेटेड है, ठीक है? नर एंड नारायण, 2 माउंटेन रेंज जिसका नाम है क्या, नर एंड नारायण माउंटेन रेंजेज है, उसके बीच में नदी है अलकनंदा, ठीक है? ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ अलकनंदा, ये जो अलकनंदा रिवर है इसका लेफ्ट बैंक पर ये जो बद्रीनाथ है वो सिचुएटेड है, ठीक है? बद्रीनाथ के अराउंड 200 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे ही क्या है, केदारनाथ, ओके? या क्वेश्चन नंबर 24, द परसेंटेज ऑफ इरिगेटेड लैंड इन इंडिया इज अबाउट, इंडिया में जो इरिगेटेड लैंड है, ठीक है, उसका परसेंटेज कितना है? तो एक रिसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसके जो परसेंटेज है वो है 35%। इंडिया में सिर्फ 35% ऑफ लैंड ही इतना है जो कि इरिगेटेड है। जितने भी एग्रीकल्चरल लैंड है इंडिया में, जितना भी एग्रीकल्चरल लैंड है, उस एग्रीकल्चरल लैंड में जो इरिगेशन मिलता है, जो सिंचाई होती है, वो सिर्फ और सिर्फ 35%, ओनली 35% ऑफ द लैंड गेट्स इरिगेशन, ओके? और रेस्ट जो 55% है, 65% है, उसमें जो इरिगेशन वो नेचुरल सोर्सेस, रेन, रिवर, इन सब पे डिपेंडेंट है फॉर इरिगेशन, ओके? 25, द जोनल सॉइल टाइप ऑफ पेनिनसुलर इंडिया बिलोंग्स टू, जो पेनिनसुलर इंडिया है वहां पे जो मेन, जो वहां पे पेनिनसुलर इंडिया का जो जोन है वहां का जो सॉइल टाइप है वो मेनली कैसा है, ठीक है? तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो होगा रेड सॉइल, ठीक? अगर ज्योग्राफी, अगर हम लोग ज्योग्राफी जो हमारे सिलेबस में है उसे कंसीडर करें तो इंडिया का टॉप पोस्ट जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है? इंडिया के टॉप पोस्ट जम्मू एंड कश्मीर के पास मोस्टली कैसा सॉइल होता है? फॉरेस्ट है, वहां पर माउंटेन्स है, ठीक है? फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स है। उसके बाद हम नॉर्दर्न बेल्ट पे देखते हैं, ठीक? जम्मू एंड कश्मीर से नीचे आ रहे हैं और नॉर्दर्न बेल्ट पे देख रहे हैं, तो द होल नॉर्दर्न बेल्ट जो जम्मू एंड कश्मीर के बाद जो हमारा नॉर्दर्न बेल्ट है, आई एम ड्राइंग अ रफ फिगर, ठीक? तो ये जो पूरा नॉर्दर्न बेल्ट है, ये नॉर्दर्न बेल्ट पे एल्यूवियल सॉइल है, ठीक है? उसके बाद एल्यूवियल सॉइल भी है, ठीक? यहाँ पर हमारे पास फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स है। हियर इन राजस्थान वी हैव एरिड सॉइल, क्योंकि ये ज्यादा डेजर्ट जोन है, ठीक है? आपको टाइप ऑफ सॉइल समझना जरूरी है। और ये जो एरिया है महाराष्ट्र से रिलेटेड, यहाँ पर मोस्टली व्हाट वी हैव ब्लैक सॉइल, ठीक? व्हाट वी हैव महाराष्ट्र एंड सेंट्रल इंडिया, वी हैव ब्लैक सॉइल। और अगर पेनिनसुलर इंडिया की बात आएगी, ये जो पेनिनसुलर इंडिया है, यहाँ पर कौन सा सॉइल है? यहाँ पर मोस्टली है रेड सॉइल, कहीं कहीं येलो सॉइल है, बट मोस्टली रेड सॉइल होता है, ठीक? और ये जो पेनिनसुलर बेल्ट है, जो समुद्र के किनारे जितने भी टाइप के सॉइल है, उसको क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है लैटेराइट सॉइल, ठीक?
बहुत सिंपल है, बस ध्यान रखना है आपको. रीहाइड्रेटिंग, टॉप में फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स है मोस्टली. उसके बाद नॉर्दर्न बेल्ट जो कि बहुत ज्यादा फर्टाइल लैंड है, वहां पर एल्यूवियल सॉइल होता है. इन टुवर्ड्स दिस रीजन, टुवर्ड्स द वेस्टर्न रीजन जहां पर राजस्थान है, वहां पर एरिड सॉइल है, मोस्टली डेजर्ट. Then here in the central India, towards somewhat Maharashtra, we have black soil. Mostly in peninsular belt, we have red soil. और जो समुद्र के किनारे जो भी soil है, right, on the coastal areas, we have laterite soil. तो इतना आपको पता होना चाहिए, right? Yeah. So that's it for today, friends.